point performs simple harmonic oscillations of period t and equation of motion is given by this. After the elapse of what fraction of the time period, the velocity of the point will be equal to half its maximum velocity. ये ऑब्जेक्ट का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है. हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद इसका स्पीड सेम हो जाएगा, इसका स्पीड हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल टाइम से, यानी t इज इक्वल टू 0 के बाद कितने टाइम पर इसका स्पीड मैक्सिमम स्पीड का आधा हो जाएगा, यानी a ओमेगा बाई 2 हो जाएगा. तो भाई यहाँ x हमें दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला जा सकता है. तो v इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा मैं a ओमेगा इंटू यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, और यहाँ पर जो स्पीड है ये मैक्सिमम का आधा होना चाहिए, तो इसको मैं a ओमेगा बाई 2 कर सकता हूँ. तो a ओमेगा से a ओमेगा चला गया, कॉस समथिंग इज इक्वल टू हाफ आ गया, कॉस समथिंग ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, ये आ गया आपके पास हाफ के बराबर. इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 60 के बराबर है, यानी कि आपको मिल जाता है कि पाई बाय 360 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6. तो यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 6, और यहाँ से आपको मिल जाता है टी इज इक्वल टू पाई बाय 6 ओमेगा. अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 पाई बाय ओमेगा बन जाता है टाइम पीरियड. तो t बाय 12 आपका आंसर मिल जाता है. तो t बाय 12 टाइम के बाद इनिशियल से, स्टार्टिंग से जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो a ओमेगा बाई 2 हो जाएगा. तो आंसर वुड बी t बाय 12. आता है समझ में? तो एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है कि रिपब्लिक डे के ऊपर एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए. तो जनवरी 25 से जनवरी 27 के लिए ये ऑफर होने वाला है. और ऑफर क्या है देखिए एक बार, कि आप 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ का जेई प्लस जो है एक्सटेंशन मिलेगा, और 2 महीने के लिए जो सीबीएसई का आपका 12th क्लास के पेपर के लिए जो गोल है उसके लिए 2 महीने का एक्सटेंशन और मिलने वाला है. यदि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6 मंथ के लिए जेई का एक्सटेंशन और 11th क्लास के एग्जाम के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा मिलने वाला है. और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन जेई की प्रिपरेशन के लिए और 10th की प्रिपरेशन के लिए आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और मिलेगा. लेकिन ये जो ऑफर है ये 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में एप्लीकेबल होगा, और आपको जो है कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव फॉर 10% ऑफ. 10% और ऑफ आप लेना चाहते हैं तो आप ये वाला जो है कोड अप्लाई करेंगे, एनकेसी सर लाइव, कोड भूलना नहीं है. ये जो तारीख है 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में ये ऑफर एप्लीकेबल है, जिसमें एक्सटेंशन मिल रहा है बहुत सारा. उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी आप सब लोग जानते हैं. अनअकैडमी प्रोडिजी में आप 20 लाख तक का कैश जो कॉलेज ग्रांट है वो आप जीत सकते हैं, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और इनाम आप जीत सकते हैं. ये 29 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स, और ये क्लास 7th 8th 9th 10th और 11th 12th के जो जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट होगा. और स्कॉलरशिप और जो रिवॉर्ड्स हैं वो अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा, और आप ऑल इंडिया लेवल पर कम्पीट कर रहे होंगे. तो पहले तो आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव, और ये रही आपकी स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप जो है टॉप 10 रैंक को 100% और 500 रैंक तक जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी. और प्राइजेस पर जो है आपको मिलेगा मैकबुक एयर, आईफोन, आईपैड एंड इकोडॉट एंड अमेजॉन के वाउचर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे. उसके बाद ये 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जनवरी से, दोनों ही 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं. और यहाँ पे क्लास 11th का रिवीजन होगा और क्लास 12th की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी साथ में. और इन सारे बैचेस में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और बैकलॉग का कवरेज इन सारे बैचेस में, इन दोनों बैचेस में दिया जाएगा. तो फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए इन बैचेस में. अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट और जेई मेन स्पेशल, ये एक ऑफर है कि 30 जनवरी को ये 11 AM पे टेस्ट होने वाला है, जिसमें 21 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स. यदि आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम यहाँ पर मिलेंगे. देख सकते हैं कि रैंक 1 to 3 में 100% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 10 में 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 50% स्कॉलरशिप, और अप टू 500 में 15% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है. तो टेस्ट में स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका जेई प्रिपरेशन जो है और भी बूस्ट यहाँ पर होने वाला है. तो फटाफट से इस टेस्ट में एनरोल कर लीजिए.
कोड इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। एनकेसी सर लाइव आपको कोड इस्तेमाल करना है जहां भी कोड पूछा जाए। अनअकैडमी की वेबसाइट और आप ऐप पर ये एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले एक सवाल की तरफ। अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू 64 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, इट्स टाइम पीरियड विल बी। ऑप्शंस में दिया है परसेंटेज में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम इतना जानते हैं कि अर्थ की सरफेस से चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, टाइम पीरियड ऑफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होता है। देखिए यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। और ऐसे ही बात करें कि जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे ही जी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो भैया हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो जी की वैल्यू हम यदि घटा देंगे तो ये डिनोमिनेटर घट जाएगा, इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हैव टू बी इंक्रीज। तो आंसर हमारे जो हैं वो इंक्रीज वाले ही आएंगे। ये तो ऑप्शंस गलत ही हो जाते हैं, आंसर तो इंक्रीज होगा। अब वो निकालें कैसे? तो पहले आप निकालिए बेटा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 64 किलोमीटर ऊपर कितना हो जाएगा। अब 64 किलोमीटर इज स्मॉलर नंबर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी एट अल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। 2h अपॉन आर ई ऐसे लिखा जा सकता है। तो जी डैश की वैल्यू आ जाती है आपके पास जी इंटू 1 माइनस 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 6400। 64 से चला गया आपके पास 100 टाइम्स, और यहां से आप देख सकते हैं कि जी डैश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, जी माइनस 0.02 जी के बराबर। 0.02 जी के बराबर आपको ये वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.02 के बराबर डेल्टा जी है। 0.02 जी नहीं आएगा यहाँ पे, 0.02, ठीक है। अच्छा जी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब 0.02 आ गया इंटू जी ऑब्वियसली इतना डिफरेंस आया है, तो मैं परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूं डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। यदि आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं 0.02 इंटू जी डिवाइडेड बाई जी इंटू 100। जी से जी चला गया, आपको मिल जाता है 2% के बराबर। सो 2% इज परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब टाइम पीरियड के बारे में कैसे बताएं, इसका भी एक रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो आपके पास होता है 2 पाई L रेज टू द पावर हाफ और G रेज टू द पावर माइनस हाफ। इसको यदि हम क्या करें एरर वाले रिलेशन से लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 यानी कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और ये कितना है, हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये वाला जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर है, 2% के बराबर है। सो इट वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1%। 1% डिक्रीज आपको आंसर में मिल जाता है। तो जो टाइम पीरियड के में जो परसेंटेज चेंज आएगा दैट विल बी 1%। आंसर चेक करिए, आंसर आएगा आपके पास ए। इसके बाद आगे बढ़ें अगले एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, टी स्क्वायर वर्सेज एल ग्राफ हमें दिया है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसके बारे में ग्राफ है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मेजर्ड टाइम पीरियड स्क्वायर्ड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन द फिगर। What is the value of G at this place? इस प्लेस पर G की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम में फॉर्मूला जानता हूं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसको स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई G। तो यदि T स्क्वायर के बीच में और L के बीच में ग्राफ बनाया जाए बाय कीपिंग G कांस्टेंट, बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और एक पर्टिकुलर जगह पर जी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट,
तो यदि y इज इक्वल टू mx से यदि इसको कंपेयर किया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है y इज इक्वल टू mx फॉर्म की, और उसका जो स्लोप होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है, 4 पाई स्क्वायर बाई जी के बराबर। तो इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ किसके बीच में, टी स्क्वायर एंड एल के बीच में, वो स्लोप क्या देगा हमें, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो स्लोप यहाँ का आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है तो किसी भी पार्ट का आप स्लोप निकालें वो बराबर ही आना है। तो मैं ये वाला स्लोप निकाल लेता हूँ कि ये आपके पास है 2 और ये आपके पास कितना है, आपके पास ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5। तो इसका स्लोप आ जाएगा बेटा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 2/0.5 इज इक्वल टू 4 तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। 4 से 4 गया, जी की वैल्यू आ जाती है आपके पास पाई स्क्वायर के बराबर। तो पाई स्क्वायर के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हैं 9.87 ये आता है। मल्टीप्लाई करना 3.14 को 3.14 से, आंसर मिलेगा आपको ये। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कहता है वुडन क्यूब, डेंसिटी ऑफ वुड इज d, ऑफ साइड L floats in a liquid of density rho with its upper and lower surfaces horizontal. If the cube is pushed slightly down and released, it performs simple harmonic motion of period t, then t is equal to। तो एक क्यूब हमारे पास है like this, और ये क्यूब पानी में डूबा हुआ है, ये क्यूब पानी में डूबा हुआ है like this। तो मैं मान लेता हूं कि इस क्यूब का स्मॉल h लेंथ जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जो है, एट इक्विलिब्रियम h जो हाइट है इसका वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है और मैं इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को बराबर कर सकता हूं। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर दीजिए। तो बायंसी फोर्स को लिखूंगा मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज रो इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो आप कह सकते हैं कि इसका एरिया विच इज L स्क्वायर इंटू H, ये वॉल्यूम है जो वाटर में सबमर्ज्ड है, इंटू जी इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा मैं इसका मास इंटू जी, मास इसका लिखूंगा मैं डेंसिटी d, इंटू वॉल्यूम इज L क्यूब, इंटू आप यहां पे लिखेंगे g। तो L स्क्वायर से 2 पावर जो है L की चली जाती हैं, g से g चला जाता है, h का वैल्यू आपको मिल जाता है d इंटू L डिवाइडेड बाय रो, dl बाय रो आपको मिल जाता है। अब इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपसे पूछा गया है। तो जो फॉर्मूला सिलेंडर का होता है वही सेम फॉर्मूला आप क्यूब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पे फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई जी, यहां पर भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, आपका आंसर सेम आएगा। बिकॉज जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का बॉडी है और उसकी हाइट से हमें लेन देन है, तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है जो हमें सिलेंडर वाले केस में हमने देखा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई जी, यानी कि एल डी डिवाइडेड बाय रो जी, एल डी बाय रो जी, 2 पाई अंडर रूट एल डी बाय रो जी, हमारा टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा, एल डी बाय रो जी, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्मॉल स्फीयर कैरिंग चार्ज q इज हैंगिंग बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स बाय अ स्ट्रिंग of length L. The time period of pendulum is t naught when parallel plates are charged. The time period changes to t. The ratio t by t naught is equal to, आपसे पूछा गया है, तो t by t naught का रेशियो आपसे पूछा गया है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे कि प्लेट को जब चार्ज किया जाता है तो प्लेट के ऊपर ना तो चार्ज बताया है, प्लेट्स के बीच में ना सेपरेशन बताया है, ना इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है। तो कोई कुछ चीजें तो जो है यहाँ पे चाहिए होती हैं। तो एक बार ऑप्शंस की यदि बात करें तो ऑप्शंस में यहाँ पे QE लिखा है, तो एक क्वेश्चन में एक डेटा यहाँ पे मिसिंग है
कि व्हेन प्लेट्स आर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स ई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में ई के बराबर हो जाता है। तो या तो इस डायग्राम में दिखाया जाना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर आ जाता है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए बेटा कि एक सिंपल पेंडुलम में, एक सिंपल पेंडुलम जब अंडर ग्रेविटी मूव करता है, ऑसिलेट होता है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/T। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं था, तो पेंडुलम चाहे किसी भी पोजीशन में हो, चाहे मीन पोजीशन में हो, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन में हो, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स था वो mg के बराबर था। mg के बराबर फोर्स इसके ऊपर लगता था नीचे की डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। तो यहाँ पे g को कहा जा सकता है, g इज द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर आता है। अब जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है, तो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है Q इंटू ई के बराबर, Q इंटू ई के बराबर। तो अब इस पेंडुलम का ये जो बॉब है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे mg प्लस क्यू ई के बराबर। ये कहीं भी जाए पेंडुलम, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, चाहे मीन पोजीशन पर हो, चाहे बीच में कहीं हो, तो किसी भी जनरल पोजीशन की यदि बात भी करें तो mg प्लस क्यू ई के बराबर यहाँ पर फोर्स लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं टाइम पीरियड जो है लिख सकता हूँ इसी की तर्ज पे, t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन mg प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय m, mg प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय m। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने लिख दिया है, और इसे ही कॉमनली g इफेक्टिव कहा जाता है। इफेक्टिव g जो है इसे कहा जाता है। तो इनका रेशियो आपसे पूछा गया है, अब आप कर लेंगे, सवाल आपको आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस, वेयर डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन आपको बताना है, इस पूरे मोशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, और ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो मैं इस x को लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट x1 प्लस x2, यानी कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीशन हम कर रहे हैं। x1 को लिखा जा सकता है 8 साइन ऑफ ओमेगा टी, और x2 को क्या लिखा जा सकता है 6 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये दो आपके पास SHM है, इनको आपको ऐड करना है और x बताना है। तो SHM को जब हम ऐड करते हैं तो हम फेजर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो वैसे दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाला, बट वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इतना ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि ये जो SHM है, इस SHM का जितना एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड की लेंथ का एक एरो बनाना है, एक एरो बनाना है जो एक रेफरेंस लाइन, जो जनरली हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, उससे एंगल बना रहा हो ओमेगा टी। तो ओमेगा टी कितना है सर, 60 है, 40 है, 30 है, कुछ भी मान लीजिए। तो कोई एक एंगल है ओमेगा टी, वो ओमेगा टी एंगल इस रेफरेंस से बनाते हुए मैं एक फेजर बना रहा हूँ, एक एरो बना रहा हूँ, जिस एरो का लेंथ कितना है 8 के बराबर है। तो ये आपके पास A1 है जिसकी वैल्यू है 8 के बराबर, और ये एंगल कितना बना रहे हैं यहाँ से ओमेगा टी के बराबर। ओमेगा टी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। अब सिमिलरली यहाँ देखिए, ये जो आपके पास SHM है, इसको मैं एक फेजर से रिप्रेजेंट करूंगा जिसका लेंथ होगा 6 के बराबर, और जो इस रेफरेंस लाइन से एंगल बना रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि 6 लेंथ का एंगल जो इस लाइन के साथ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या कह सकता हूं इस लाइन के साथ पाई बाई 2 एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास है 6, A2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये जो है एरो की हाइट कितनी है 6 के बराबर है। अब यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो मुझे A रिजल्टेंट मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, A रिजल्टेंट मिल जाएगा, और A रिजल्टेंट यानी कि जो रिजल्टेंट मोशन है उसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से A रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये दो फेजर हैं, दो वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा आंसर 10।
एक और दूसरा आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें कि ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जब दो SHMs को ऐड करते हैं, दो SHMs को ऐड करते हैं तो उनके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। तो इसका A1 ये A2 और डेल्टा फाई का मतलब इनके फेजेस का डिफरेंस। ये जो एंगल है बेटा इसे फेज कहा जाता है और फेजेस का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर लिखना है। फेजेस का डिफरेंस यहाँ पर कितना है, π/2। तो ये वाला टर्म जो है 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा और आपके पास बचता है A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर का अंडर रूट। वही हमने यहाँ पे किया था। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपको अच्छा लगे वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी लर्निंग फेज में हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा जो है विधिवत जो है आप जाएं, आप पूरा सीखें कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आप थ्योरी के समय लिखाया हुआ डेरिवेशन जो है उसे आप फॉलो कीजिए कि कैसे हम इस वाले मेथड पर पहुंचते हैं, है ना। तब आपको थोड़ा सा और फील आएगा, बिकॉज ये फेजर सिर्फ SHM में नहीं है बल्कि वेव्स में भी है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आता है, कभी कभी वेव ऑप्टिक्स में भी आता है, बहुत जगह ये काम आएगा। ओके, तो आंसर हमारा आ जाता है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एक सवाल की तरफ। For a particle of mass m executing simple harmonic motion with angular frequency omega, the kinetic energy is given by k is equals to k naught cos square omega t. The equation of its displacement can be equal to. तो हम जानते हैं कि जो हमारा एक नॉर्मल इक्वेशन होता है x is equals to a sin omega t, a sin omega t, a sin omega t, सॉरी ओमेगा t। तो इसका वेलोसिटी हमें मिलता था a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे यदि हम काइनेटिक एनर्जी लिखें हाफ एम वी स्क्वायर तो हमें मिलता है हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, के नॉट के बराबर है। इसका मतलब के नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया है, हमें इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताना है यानी कि हमें यहाँ पे ए बताना है। तो ए यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा आपके पास 2k नॉट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट। बस ये ए की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2k नॉट बाय एम ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट इंटू साइन ओमेगा टी। 2k नॉट बाय एम ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट साइन ओमेगा टी, बी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बहुत आसान सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ SHM रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज गिवन बाय ए ओमेगा। ए और ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो 300 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स भी अच्छा मीटर दिया है, ठीक है। टाइम भी दिया जाना चाहिए था, टाइम इन सेकंड, टी इज इन सेकंड, ये भी दिया जाना चाहिए था, तब हमारा आंसर आएगा 100 इंटू 3 यानी 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे चलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ओवर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक्सेलरेशन का एवरेज पूछा गया है कि एक टाइम पीरियड में कितना होता है। वैसे आपको याद रखना चाहिए आंसर है इसका 0, लेकिन आया कैसे वो देखिए। एक्सेलरेशन हम जानते हैं यदि आपके पास कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी की तरह वेरी कर रहा है, ये एक टिपिकल, ये क्या है, एक टिपिकल SHM की इक्वेशन है। तो इस केस में एक्सेलरेशन हमें मिलता है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर और यहां पे मिलता है आपको साइन ओमेगा टी। अब यदि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है ओवर टाइम तो आप क्या करेंगे बेटा, ए डी टी का इंटीग्रल 0 से लेके कैपिटल टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 से कैपिटल टी डी टी, यानी कि जो इसका ए डी टी 0 से लेके टी डिवाइडेड बाय टी या 1/t लिख सकते हैं। ये एवरेज वैल्यू होता है एक्सेलरेशन का। यदि यहाँ पे मैं वेलोसिटी रख देता हूँ तो ये वेलोसिटी का एवरेज हो जाएगा ओवर टाइम, और यदि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रख दूंगा या काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा या पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा, एक टोटल एनर्जी लिख दूंगा, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आप लिखेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में उस क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं बेटा, इंटीग्रल ऑफ ए यानी कि साइन ओमेगा टी डी टी, यह आएगा आपको 1/t, बाहर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी और 0 से लेके टी। अब बेटा ये एक साइकिल में साइन का एवरेज कितना होता है, 0 के बराबर होता है। दिस वैल्यू इज 0 बिकॉज एक टाइम पीरियड में जो साइन थीटा का ग्राफ है वो ऐसे जाएगा और ये टोटल एरिया, ये
इंटीग्रेशन इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एरिया इज 0, वी नो, क्योंकि बहुत बार हम कर चुके हैं ये चीज़। तो ये वाली वैल्यू 0 है, इसका मतलब एवरेज वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये क्या है बेटा, एवरेज वैल्यू है एक्सेलरेशन की, और ये वाला टर्म 0 के बराबर आ गया है, तो इसका मतलब समथिंग इंटू 0 0 आ जाएगा, आंसर वुड बी 0। तो अब आप मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में कि यदि एक्सेलरेशन का एवरेज 0 आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट का एवरेज कितना होगा, और वेलोसिटी का एवरेज कितना होगा, और काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कितना होने वाला है। तो ये तीनों आंसर जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए, ठीक है, तब मैं दूंगा आपका आशीर्वाद। आंसर 0 है। इसके बाद in SHM the restoring force is F is equals to minus kx, where k is force constant, x is the displacement, a is the amplitude, the total energy होती है SHM में half k a square total energy, और ये कांस्टेंट होती है, टाइम इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये वैल्यू होती है कांस्टेंट। तो आंसर हम बता देंगे k और a पर ये डिपेंड करता है।